नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आप सब लोग देख रहे हैं, मेरे साथ हैं देश कपूर जी, जो दृष्टिकोण के Thank लिए you. लिखते हैं एंड ही स्पीक्स वेरी वेरी वेल। पहले तो थैंक यू सर, वी बीन ट्राइंग टू कनेक्ट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। I फाइनली know. वो समय आ गया। Thank you. Thank you so much, Adi. थैंक यू सर। तो सर, यू सीन द केओस, भारत के अंदर जो इतना सब ड्रामा हुआ। व्हाट वी सी इज ऑब्वियसली एक पुरानी टूल किट, लाफिटिज्म और ये सब चीजें यूज हुई है यहाँ पर। Hmm. एंड पोपोविक की पूरी टूल किट यहाँ पर चली है। Pretty much now seen they are defending that crass humor. They keep creating that crass humor. Hmm. It's about remaining in the media cycle. It's about kind of trying to see कि भाई किस तरह से आप हमेशा रहो रील्स के अंदर और इंस्टाग्राम के अंदर आप रहो। तो when you see this sort of an architecture Hmm. and जिस तरह से मेटा ने एक रोल प्ले करा है, how do you see this, how do you see this game? So, I think very interesting. First of all, thank you so much. Thank you for calling me to your show. It's always a great pleasure to see you. So it's very good. So जहाँ तक वो इंडिया में जो हो रहा है उसका क्वेश्चन है, आई थिंक ओवर द इयर्स क्या हुआ है कि so let me, like, is it okay if I go into a little bit of history of all this, right? So ये शुरू हुआ था 1980s के आसपास। 1980s में क्या हुआ था कि तब तक CIA काफ़ी सारे regime change operations करती थी, and that became extremely negative kind of a coverage for the US. तो 1980s में रोनाल्ड रेगन ने एक स्पीच दी थी, वेस्टमिंस्टर स्पीच। तो उसमें उसने ये कहा था कि वी नीड टू गो फॉर डेमोक्रेसी प्रमोशन। तो उसने डेमोक्रेसी को एक मोरालिटी की तरह, एक मॉरल की तरह उसने प्रेजेंट किया था। तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी। नाउ नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी बेसिकली ना 4 कंपोनेंट्स हैं यूएस सोसाइटी के, जिसको फंड करती है। एक तो है रिपब्लिकन पार्टी, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है IRI। दूसरी है जो डेमोक्रेटिक जो पार्टी है यहाँ पर, उसका करती है। और तीसरा है जो लेबर यूनियंस हैं, उनका सॉलिडारिटी का वो है जो ऑर्गेनाइजेशन है। एंड फोर्थ इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली इट कवर्स ऑल द बेसिस कि इसको भी पैसे दो, उसको भी दो, उसको भी दो, उसको भी, सारे के सारे पैसे लेके बैठे हुए हैं और कोई चू नहीं करता है। एंड देन लाइक अगर आपने ध्यान दिया हो तो नेपाल में, बांग्लादेश में दे यूज्ड IRI, राइट? सो ये तब से शुरू हुआ। सो बेसिकली USAID and NED both together used to work as a front for the intelligence operations. तो वहाँ से ये सब चीज़ शुरू हुई। और तब ये जस्टिफाई कर लिया जाता था क्योंकि वो था कि कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी। तो उस कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी के चक्कर में ये डेमोक्रेसी प्रमोशन ये आगे चलता रहा। एंड इसको बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ इसका इन साउथ अमेरिका में उन्होंने बेतहाशा उसको यूज़ किया है, चाहे कोलंबिया में हो, निकारागुआ में, एवरीवेयर दे यूज्ड इट। And then it became kind of like almost a movement या एक program itself. और 1960s में 2 प्रोफेसर थे, एक का नाम था हेनरी क्लोवर्ड, एक का नाम था रिचर्ड पिवन। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसका नाम था क्लोवर्ड पिवन स्ट्रैटेजी। तो क्लोवर्ड पिवन स्ट्रैटेजी होती थी, उसका जो मेन एम था वो ये था कि क्राइसिस को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट हैपेंस इन द सोसाइटी, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड रूल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वो प्रोग्राम्स होते हैं, उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कैसे जोर डाला जाए बाय अ लॉट ऑफ पीपल ट्राइंग टू डू द सेम थिंग एट द सेम टाइम। मतलब जैसे सपोज को मनरेगा है, मनरेगा के ऊपर बहुत सारे लोग एक साथ टूट पड़ते हैं कि हमें वो चाहिए, तो सडनली द स्टेट
cannot handle it and it collapses. तो आइडिया ये होता है कि स्टेट को कैसे कोलैप्स किया जाए, और जैसे स्टेट कोलैप्स होती है यू ट्राई एंड पुट योर ओन पीपल इन. सो ये था क्लोवर्ट पिवन का. देन देयर वाज अनदर गाय, हिज नेम वाज जीन शार्प. Now Gene Sharp came up with something he called as 198 methods of non-violent action. No, वो non-violent एक euphemism है. Basically एक वो उसमें resistance भी है, उसमें strikes भी हैं, उसमें सब कुछ है, और it pushes to a point कि violence हो जाए. तो जब आप क्लोवर्ट पिवन और जीन शार्प दोनों के मेथड्स को एक साथ करते हो, तो एक बताता है कि आप क्राइसिस को कैसे क्रिएट करो, और दूसरा बताता है कि उस क्राइसिस को कैसे एस्केलेट करो टू अ पॉइंट वेयर एक्चुअली द स्टेट कम्स डाउन. नाउ इस जो खास तौर पे जीन शार्प का जो पूरा जो फ्रेमवर्क था, उसको सर्बिया में जब मिलोसेविच को हटाना था 1990s में, तो वहां एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी ओथपोर. ओथपोर का मतलब होता है रेजिस्टेंस इन दैट लैंग्वेज. तो उन्होंने ओथपोर बनाई जिसका फंडामेंटल था सेटायर. तो सेटायर को कैसे यूज करना, तो सेटायर उन्होंने क्या किया था, एक ड्रम रखे, जगह जगह ड्रम्स रखे, और एक डंडा रखा, और ड्रम के ऊपर मिलोसेविच की फोटो रखी, और लोग क्या करते थे, उस ड्रम के ऊपर जो मिलोसेविच की जो फोटो थी उसको डंडे से मारते थे, और सारे बड़े खुश होते थे. उसके वीडियोस बना के जगह जगह डालते थे, तो इट बिकेम अ सेटायर. तो दैट काइंड ऑफ सेटायर, इट्स वो ना उसके डुअल पर्पस होता है कि एक तो अगर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आप उसको अगर दबाने की कोशिश करोगे आप खुद मजाक बन जाओगे, और अगर आप उस मजाक को दबाने की कोशिश नहीं करते तो इट डीह्यूमनाइजेस यू टू अ पॉइंट के आराम से कोई भी आपको मार सकता है और आपको कोई कुछ नहीं करेगा, कोई बचाने नहीं आएगा. तो इट हैज अ डुअल पर्पस. तो हमने जो देखा ये जो पूरे सो कॉल्ड सीजेपी प्रोटेस्ट जो हुए, उसमें जो जिस तरह से गालियां दी गई, जिस तरह से मजाक उड़ाया गया, उसका पर्पस भी यही था, टू डीह्यूमनाइज मोदी जी, dehumanize the entire leadership, and then make it, in fact, like I don't know if you saw it, एक वो राहुल गांधी का एक बयान था कि, और ऐसे ही like इन्हीं वर्ड्स में था ऑलमोस्ट, मतलब इसी लहजे में था कि ये जो मोदी है ना, ये एक बार निकल तो जाए यहाँ से वो सत्ता से, फिर इसको जगह जगह मार सकते हैं हम. बेसिकली दैट इज देयर एम. That is their aim. Once you villainize or demonize a person, you can do whatever you want. अगर आप याद हो, Gandhi assassination के बाद, there was, large scale murder and, massacres of the Brahmins, बच्चित पावन ब्राह्मण जो थे पूरे महाराष्ट्र में. उन्होंने जो वीर सावरकर जी के भाई जो थे उनको उनके घर से निकाला और बीच सड़क में मार के, डंडे मार के मार दिया. उन्होंने जिंदा मार दिया. कोई बचाने नहीं आया, कोई बोलने नहीं आया, बिकॉज आरएसएस को विलेनाइज किया जा चुका था, बिकॉज ब्राह्मण्स को विलेनाइज किया जा चुका था, इसलिए उनको मारना उनका हक था. ये हक जो है, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि मोदी जी, आरएसएस, बीजेपी, हम उनसे एग्री करें या ना करें, वो ठीक है या नहीं है, बट द एनिमीज यूज देम एज अ प्रॉक्सी फॉर द हिंदूज. और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है ना, वो है लेस्टर. लेस्टर में जो वो वायलेंस जो हुई थी, जो लंदन में जो हुई, जो इंग्लैंड में हुई, उसमें क्या हुआ था? उसमें यही तो हुआ था. उसमें like where did RSS come in Leicester? Where did BJP come in Leicester? But weren't RSS and BJP the only slogans that were used? Why? Because that was actually the proxy for Hindus. हमेशा से रहा है, आज भी वैसा ही है. तो अगर मैं चाहे पूरी तरह इत्तेफाक रखूं ना रखूं बीजेपी से, पूरी तरह इत्तेफाक रखूं ना रखूं आरएसएस से, मैं एक चीज जानता हूं कि जिस दिन ये इस बार, पहले तो वो आरएसएस को जो उन्होंने किया, पर इस बार अगर बीजेपी निकली और
आरएसएस निकली, तो जो कहर वो ढाएंगे, और वो तो बोल ही रहे हैं, तो साफ बोल रहे हैं, यू नो, वो योगेंद्र यादव भी बोल रहा है और राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, साफ वो सीधा बोल रहे हैं हम क्या करेंगे। तो कोई यू नो वो like what should I do? Like should they call us individually to tell us what they want to do? मतलब they have already told us right in very plain words कि वो क्या करना चाहते हैं वो सबके साथ। तो you know, dismantling सनातन धर्म, doing this, doing that, they've said very clearly, कोई ambiguity रही नहीं है। पर फिर भी मैं हैरान हूं कि हम उसको समझ नहीं पा रहे कि सामने क्या हो रहा है, you know, but that is how I see it. ये डिह्यूमनाइजेशन का जो आपने चीज बोली है, वी एक्चुअली सॉ इट इन बांग्लादेश। एक लेडी के अंडरगारमेंट्स लेके आप परेड कर रहे हो, this thing. So sir, when you look at this, any violence done to stop this particular thing, आप गोली चला देते, 2-3 बंदे मार देते, would have caused the dehumanization to actually become more. Correct me if I'm wrong. Absolutely. In fact, मैं आपको बताता हूँ, जब वो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था ना, तो बहुत लोगों ने उस समय बोला था कि अरे मोदी जी तो कुछ कर नहीं रहे, वो यू नो इतने सारे आके बैठे हुए हैं, इतना कुछ कर रहे हैं और फिर भी जो गवर्नमेंट है कुछ कर ही नहीं रही। तो आए यू नो, क्योंकि मैं जब उस समय जो न्यूज़लेटर लिख रहा था, मैंने आई हैड गॉन इनटू द हिस्ट्री ऑफ द होल थिंग। तो उस समय मेरे को याद आया कि 1982 में जब एशियन गेम्स हुई थी, तो उस समय ये जो खालिस्तान की मूवमेंट है अभी शुरू हुई थी। तो उस समय भिंद्रनवाला, लोंगोवाल और आई थिंक प्रकाश सिंह बादल, आई डोंट रिमेम्बर द थर्ड वन, बट ये दोनों तो थे। इन्होंने एक ग्रुप बनाया और एक यू नो मूवमेंट सी बनाई, उसका नाम था धर्म युद्ध। उस समय उन्होंने धर्म युद्ध नाम रखा था। दे हैड ट्रैक्टर्स एंड दे ब्रॉट ट्रैक्टर्स ऑल द वे फ्रॉम पंजाब through Haryana to Delhi. The idea was to embarrass Indira Gandhi during the Asian Games. When they were coming, उस समय जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, I think it was Bhajan Lal, but you know I don't remember that very clearly. I think it was Bhajan Lal. तो उन्होंने लाठीचार्ज कराया। जब उन्होंने लाठीचार्ज कराया ना, उसको एट्रोसिटी लिटरेचर यूज करके उन्होंने प्रमोट किया कि हिंदू जो हैं वो सिखों को मार रहे हैं, इसलिए खालिस्तान को आगे वो बढ़ाया जाए। That itself, that लाठी चार्ज became the trigger for all the atrocity literature that became the basis of Khalistani movement at that time. तो जब ये हो रहा था ना, तब मैं कह रहा था कि अभी तो ये कुछ कर नहीं रहे, और फिर भी देखो एक ही दिन में रिहाना, ग्रेटा और मार्टिना नवराटिलोवा एक ही हैशटैग के साथ ये लोग ट्वीट करते हैं। रिहाना को ट्वीट करने के लिए, एक ट्वीट करवाने के लिए $500,000 लगते हैं नॉर्मल। आपको क्या लगता है रिहाना को बड़ा वो दर्द है? वो हाफ यू नो प्लेनेट अवे, यू नो यहाँ पर वो क्या, वो किसानों के साथ क्या हो रहा है, like what does she know and how does she care? यहाँ तो यूएस में अपने लोगों का नहीं पता होता उनको, वो उनका खाक पता होगा, और उसको वो $1 या $2 मिलियन दे के उन्होंने एक ट्वीट करा लिया। कहां से आए पैसे और क्यों आए और क्यों कराया? और ये तब था जब उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर कर दिया होता तो वो तो तैयार बैठे थे टूल किट के साथ। तो अगर इस बार अगर वाकई में गोलियां चल गई होती तो ग्लोबल मीडिया तो वैसे ही बिका हुआ है, राइट? आजकल वहां कितने लोग मर रहे हैं पीओके में, या किसने बात की उसके बारे में? पर उसके बारे में कोई बात नहीं करता। यहाँ पर एक पेलेट गन चल गई तो उसके बारे में सारे बात करते हैं। तो वो क्या करता बेचारा, वो पुलिस वाला क्या करता? वो अपनी पिस्टल निकाल के मारता या पेलेट गन मारता ताकि कम से कम नुकसान हो, उसने बचना तो है। यहाँ यूएस में आप करके देखो ऐसा, you make sudden actions in front of a policeman when he stops you. He can easily shoot you. He will shoot you. अगर आपको एक पुलिस वाले ने रोका है, आपकी कार रोकी है, और अगर आपको बोला कि आप अपना हाथ आप स्टीयरिंग व्हील पे रखो, आप अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पे ना रख के यहाँ वहां करोगे, आपको वो गोली मार देगा। यहाँ पर ऐसा है, वहां पर वो बंदे को उठा के मार रहे हैं
और फिर भी कोई pellet gun नहीं मार सकता अपने आप को बचाने के लिए. You know, there has to be some kind of sanity. वो sanity है नहीं. तो basically, I think the case is loaded against like India and Indians in many ways. So हमें उसके हिसाब से देखना होता है. केस तो सर इंडियंस एंड इंडिया तो वो तो ठीक है, इट इज बेसिकली लोडेड अगेंस्ट एनीबडी हु इज द टारगेट राइट नाउ. करेक्ट. अगर रशिया भी यही करता है तो वही उसी तरह से बिहेव करेंगे. उसके साथ किया था वो, क्या नाम है उसका, नवाल्नी. आई मीन ही वाज मेड इनटू अ मार्टर. उसके तो पता नहीं कहां पर मार्टरडम के सेलिब्रेशन होती है उसकी, एंड दिस एंड दैट, एंड हिज वाइफ इज सपोज्ड टू बी दिस बिगर थिंग. तो सर जो गवर्नमेंट ने करा इस बार, and I don't know if you have the same theory. I have a very simple theory कि इनकी हवा निकालनी थी. आप इनको कुछ कर नहीं सकते थे because they were students. Right? एक वो जो टैग था आपका, भाई ये बच्चे हैं, you couldn't do anything. So you had to say, okay, fine, let it play out. Let's see where we'll get an opportunity to break it. Right. Somewhere down the line जो एक emotive issue ये लोग चूज करते हैं, स्टूडेंट्स हो गया, फार्मर्स हो गया. नाउ अभी इस टाइम पे देयर इज अ मैसिव फार्मर्स प्रोटेस्ट हैपनिंग इन द नेदरलैंड्स. राइट. ठीक है, जबरदस्त चल रहा है उधर पे. इन आवर कंट्रीज, आवर सॉर्ट ऑफ कंट्रीज, वी आर नॉट एबल टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ दीज इमोटिव इश्यूज. एंड बिकॉज होता क्या है कि एकदम से राइज अप होता है. आप स्टूडेंट्स को कुछ करो तो सबके घर में बच्चे हैं, सबको लगता है यार मेरे बच्चे के साथ हुआ तो क्या होगा. सो द हैंडलिंग ऑफ द प्रोटेस्ट राइट नाउ, ये जो हुआ, सो क्रिटिसिज्म, एंड आई आल्सो क्रिटिसाइज कि आपको यार इनको बैठने नहीं देना चाहिए था. दैट इज वन क्रिटिसिज्म व्हिच इज देयर. उसके बाद जब आपने सोनम वांगचुक को हटा दिया, इन लोगों ने वायलेंस करी, यू शुडंट हैव लेट देम सिट बैक अगेन. व्हाट इज योर ओपिनियन? सो मैं पहले मेरा भी यही विचार होता था, but then I realized what was going on. Modi government का, see, like one thing I'll tell you, मैं बहुत बार मेरे को ऐसा लगता है कि इनको ये करना चाहिए था, उनको वो करना चाहिए था, but then I remind myself कि मोदी, डोवल और शाह, इन तीनों से ज्यादा बड़ा दहेज भक्त तो मैं नहीं हूँ. इन तीनों से ज्यादा हिस्ट्री की नॉलेज मुझे तो नहीं है. इन तीनों से ज्यादा पैनी नजर अबाउट व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन मेरी तो नहीं है. और सर्टेनली मेरे पास वो इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो इनके पास है. तो देन इफ दे आर नॉट डूइंग इट, देयर मस्ट बी सम रियल रीजन व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट. सो the more and more I kept playing, the more I realized कि actually वो एक बड़ा interesting वो dialogue है ना उसमें धुरंधर में, कि किस्मत की एक बहुत अच्छी बात है कि वो हमेशा बदलती है. और फिर वो कहते हैं कि जो भी है उसका रिकॉर्ड रखो क्योंकि एक दिन काम आएगा. ये रिकॉर्ड करते हैं हर चीज को, and everything is recorded. In fact, there was a very interesting podcast मैंने कहीं देख रहा था, उसका सिर्फ क्लिप था एक, मुझे नहीं पता वो बंदा कौन था, पर उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा था कि जब सीए का प्रोटेस्ट, वो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वो एक्चुअली लाइव ही वाज मॉनिटरिंग एवरीथिंग अलोंग विद द गवर्नमेंट. हुआ क्या था कि द मनी एक्चुअली केम फ्रॉम यूके टू अ एनजीओ इन बाइकुला इन बॉम्बे. वहां से वो पैसा उस एनजीओ से उन्होंने भेजा एक केमिस्ट शॉप के पास. उस केमिस्ट शॉप ने ई वॉलेट्स यूज करके उस पैसे को शाहीन बाग भेजा. उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये पैसा कहाँ जा रहा है और वो केमिस्ट शॉप में क्यों जा रहा है. अल्टीमेटली ही रियलाइज कि एवरीथिंग इज एक्चुअली बीइंग राउटेड टू शाहीन बाग. नाउ ही वाज वाचिंग एवरीथिंग लाइव एज इट वाज हैपनिंग. एंड उसके बाद जो एफसीआरए के जो चेंजेस आए हैं, यू विल रियलाइज कि ऑल द एनजीओ मनी हैज टू नाउ गो इनटू वन अकाउंट ऑफ वन बैंक इन वन प्लेस, व्हिच इज एसबीआई like branch in somewhere in Connaught Place, I think वो गोल मार्केट के पास. ये they use that to understand what's going on first of all, and second to understand who all are involved, कौन कौन है.
once everybody reveals himself or herself and their modus operandi, फिर आसान हो जाता है कि अगली बार उसका क्या क्या वो ख्याल करना. So it is something like a evolving kind of a battlefield. वो हर बार evolve होती है, हर बार नए चेहरे आते हैं, हर बार नए modus operandi आते हैं और नए तरीके आते हैं. उन तरीकों को रिकॉर्ड करना, डॉक्यूमेंट करना और अंडरस्टैंड करना कि उसे फाइट कैसे करना है, ये आई थिंक there is this saying, right? Give them enough rope so that they can go and hang themselves. So basically that is how I see it. And like there is a very very delicate balance between how long should this go on and when for you to actually get all the data that you need and when you should actually stop it. उन्होंने ये stop नहीं किया और इसको आगे बढ़ने दिया. I think that was good. Like in a way it was good because ultimately ये होना चाहिए. Farmer protest में जब उन्होंने पूरी तरह से like खुद को exhaust कर लिया था, then farmers themselves became the joke. वो खुद ही joke बन गए थे. तो यहाँ पर भी the way I saw it was कि they want, जब उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की जब मांगी resignation, they did not get, they actually behaved as if वो तो आप भूल ही जाओ. जब उन्होंने कहा कि आप भूल ही जाओ टाइप्स, तो फिर पूरी मूवमेंट एक ही चीज पे आ गई. अब हमें धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन चाहिए, बाकी सब चीजें छोड़ दो, हमें प्रधान की वो रेजिग्नेशन चाहिए. They made him like a lightning rod. Yeah. They made him like a lightning rod कि हम उस पूरी चीज को एक ही जगह पे लाके रख देंगे. The moment Dharmendra Pradhan gave his resignation, within a matter of few hours, the entire movement had to stop. But there was no other alternative left. कोई option नहीं था उसके पास, उनके पास. Within a matter of a few hours, वो जब मैंने धर्मेंद्र प्रधान की resignation जब मैंने सुबह उठा यहाँ पर, जब मैंने देखी, मैंने कहा यार this is like I was expecting it would happen, but after a like certain time. And then I was like, after just a couple of hours, मैंने देखा अरे ये तो उससे कहा movement खत्म हो गई है. तो उसका मतलब they were actually working towards that. वो जो था ना इनका strategy, I just loved the way it was handled. Quite honestly, like personally, that is how I see it. The criticism here is that you end up looking weak. How would you see that? हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि like I said, there is a delicate balance between actually doing the real thing and the actually the optics of it. Optics जो है वो लगता है कि आप बहुत weak लग रहे हो. इनफैक्ट फार्मर प्रोटेस्ट में और शाहीन बाग में तो बहुत ही weak लग रहे थे. बट उस समय वाकई में इनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी. जब पूरी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आती गई and like it was a battle of attrition. I wrote in my newsletter at that time, in fact जब वो farmer protest शुरू हुआ था कि this government will be foolish to actually go ahead and do something because this is a playbook that has been run before. एक चीज बड़ी अच्छी है इस पूरे सिचुएशन में, वो ये है कि पाकिस्तान के पास बहुत कम स्क्रिप्ट्स हैं और दूसरी बात अच्छी ये है कि मोदी जी के पास मेमोरी बहुत वो लंबी है. He remembers everything like crazy. I'll give you an example. जब गुजरात 2002 हुआ था, right? Everybody talks about अरे गोधरा हुआ और ये हुआ वो हुआ. Do you remember the most important thing that happened at that time? It was 2001 December के अंदर the attack on parliament. And attack on parliament के बाद Operation Parakram हुआ था. I don't know, like if you remember Operation Parakram or not, it was eyeball to eyeball. The entire border was being managed, like एक centimeter, एक foot. उस समय उन्होंने गोधरा किया और उस समय क्या हुआ था कि दो ऐसा हुआ था कि टोनी ब्लेयर had come to India and LK Advani ji had to go to like US, उनको बुलाया था just to stop India from attacking. The date that was given was around the end of February. Godhra happened at that time.
And the idea was to actually create a fight. You know, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारा जो जर्नलिज्म सेक्टर है वो इतना थर्ड क्लास है कि बात ही नहीं करता कि रियल इशू क्या था उस समय. It was the elephant in the room, right? The operation Parakram was happening. In fact, everybody starts talking about, अरे तो उन्होंने बटालियन क्यों नहीं भेजी, आर्मी क्यों नहीं भेजी? आर्मी भेज नहीं सकते थे. एक अटैक अगर बटालियन भेज दी थी, अगर भेज दी होती तो 50 से वो 70 किलोमीटर साफ हो जाता वहां से. Like you could not manage it, you could not monitor it, like you could not defend it. They sent 2 battalions and that was the end of Parakram. यही हुआ था ना. By the time the battalions actually went back, like it was May, और जब मई हुआ उसके तब तक उसने, ये मुशर्रफ ने कहा था, उसने बयान दिया था कि पाकिस्तान विल नॉट डू एनी टेररिज्म नाउ ऑनवर्ड्स. मई के अंदर कलुचक में उन्होंने अटैक किया. उन्होंने सिर्फ जवानों को ही नहीं मारा, जवानों की बीवी और उनके बच्चों को भी मारा था. तो उस समय जब ये हुआ था अटैक, उस समय और जब ये उरी में हुआ, द सेम थिंग, same attack, same type of attack happened in Uri. The only difference was कि जवानों की बीवी और बच्चों को उन्होंने टारगेट नहीं किया था. That is why I always say जब surgical strike हुई थी ना, that was a reply not only for Uri but also for Kaluchak. दोनों के लिए वो था वो reply. Because मोदी जी नहीं भूलते. He did not forget Kaluchak when Uri happened. The problem with Pakistan is कि वो it has only few scripts. उसके बाद 2-3 स्क्रिप्ट हैं, वही उसको रन करता रहता है. सेम स्क्रिप्ट जो एशियन गेम में रन की 1982 में, वो सेम स्क्रिप्ट अभी रन की है उसने, वो जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ. उनके साथ उनकी प्रॉब्लम ये है कि एक ऐसा बंदा बैठा हो जिसको सब याद है. अभी जो उसे पास दैट भी होती है, जिसको मैं डीप स्टेट 11 राज्य पता नहीं क्या क्या बोलता हूँ, आई कीप सेइंग ऑल दिस. इनका मेन पर्पस इज नॉट, एंड मैं ये बोलता हूँ कि भाई दे वांट टू वीकन द स्ट्रक्चर्स, नॉट ब्रेक इट. बिकॉज उनको पता है ये सारा टूट गया तो इंडिया इज ऑफ नो यूज आफ्टर दैट. दे वांट टू यूज इंडिया, तो वो वीकन करना चाहते हैं. मोदी को बोलते हैं यार तू साले कहीं तो सुन ले, आई मीन यू कैन रिमेन इन पावर एंड ऑल दैट, हमको तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू बेंड डाउन ऑन 1 2 3 4 थिंग्स. तो बार बार दिस स्टफ कीप्स हैपनिंग. इसके अंदर सर जिस तरह से सोशल मीडिया को यूज किया गया है, आई मीन यू लुक एट मेटा एंड एवरीथिंग लाइक दैट, वेयर मेटा का पूरा काम हैज बीन टू बेसिकली पेनिट्रेट वन, पुल आउट डेटा, टू ट्राई एंड चेंज अ सर्टेन डेमोग्राफिक. आप सबको तो कर नहीं सकते. इंडिया इज सच अ वास्ट कंट्री विद सच वेरी डिफरेंशियल कल्चर्स. आई मीन यू एंड आई आर बोथ इंडियन, राइट, बट you come from another part of the country, I come from another part of the country, but हम जब दोनों हवन करने बैठते हैं तो हमारे श्लोक सेम होते हैं. ठीक है, आप शैविक हो, वैष्णव हो, जो मर्जी हो, श्लोक सेम हो जाते हैं. So the understanding of India is very difficult. So what do you think they are trying to do overall? So क्या है कि you know US के पास एक कर्स भी है और वो उसकी स्ट्रेंथ भी है, और वो उसका ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड करता है. वो है इट गिव्स 2 गारंटीज टू द वर्ल्ड. वन इज नेटो वाली गारंटी कि अगर किसी ने नेटो की एक कंट्री पे अटैक किया तो हम भी अटैक करेंगे, वो एक गारंटी है. दूसरी गारंटी है ऑफ द रिजर्व करेंसी, कि हमारी रिजर्व करेंसी आगे चलेगी और लाइक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. यू नो, इट्स अ वेरी टफ थिंग टू एक्चुअली गिव अ गारंटी लाइक दैट. दैट गारंटी यू कैन ओनली गिव इफ यू कैन control the world, control the behavior of the world. They want, उनको countries चाहिए as markets, उनको countries as sovereign countries नहीं चाहिए. ऐसी country नहीं चाहिए जो खुद का decision ले रही हो, right? मैं तभी अक्सर बोलता हूँ कि ना 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. पहला होता है कि पावर को जीतना, दूसरा होता है पावर को जीतते रहना, और तीसरा होता है जिंदा रहना कि आप पावर को एक्सरसाइज कर सको. हमारे यहाँ तीनों पॉइंट पे हमारे जो लीडर्स हैं उनको मारा गया था, राइट? लाल बहादुर शास्त्री को भी, इवन इंदिरा गांधी को भी, लाइक इन अ वे. सो they want in India
a rich India, or at least a good market as India, but without Modi, but without its sovereignty. अगर हम आज अगर खुद को बेंड कर दें, तो they are just happy because they can control the future. 1980s में अगर मैं एक बात बताता हूँ कि यहाँ एक US में there is a journalist, probably the only journalist I really admire, मतलब मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, वो है सेमुर हर्ष. तो सेमुर हर्ष ने वो अल गरेब और वो सब उसी ने निकाला था. तो सेमुर हर्ष ने एक किताब लिखी थी 1970s में, जिसमें उसने लिखा कि मोरारजी देसाई was paid regularly a monthly income by CIA. और सेमुर हर्ष को मोरारजी देसाई actually challenged in the US courts and he lost. Right? And उसके पास और उसके साथ वो जुड़ी और बहुत सारी चीजें थी. और दूसरी चीज थी, जब मित्रोकिन आर्काइव्स के अंदर वो जो कलुजन था, उनका जो डायरेक्टर था इसका KGB का, तो उसने कहा था कि इंडिया इज ऑन सेल, एवरीवन इज ऑन सेल. दिस इज द फर्स्ट टाइम since 2014 that India's leadership is not on sale. Throughout India's independence till now, in fact, even before India's independence till now, India's leadership has always been on sale. Always. मतलब मित्रोकिन आर्काइव्स में तो एक्चुअली बोला ही गया था कि कांग्रेस, उसने तो एग्जाम्पल्स दिए हैं हाउ वो आते थे, वो सूट केसेस आते थे पैसे के. इवन दे एक्चुअली सेड कि इवन इंदिरा गांधी वाज ऑन KGB पेरोल. So basically the thing is that this is the first time that India is actually deciding for India. It has never happened before. ये कभी हुआ ही नहीं है. तो उनको ऐसी इंडिया नहीं चाहिए. उनको नहीं चाहिए ऐसी इंडिया जो खुद के लिए डिसाइड कर सके. क्योंकि इंडिया अगर खुद के लिए डिसाइड कर ले तो इंडिया का जो ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत अलग हो जाएगी और वो हैंडल नहीं कर सकेंगे. ये चाइना की एक अलग बात है. चाइना इज अ वेरी लाइक, मेरे नजर में, वो पता नहीं कितनी देर तक ये चलती है, बट मेरी नजर में चाइना इज अ पॉन्जी स्कीम. आउट एंड आउट पॉन्जी स्कीम है. मतलब उसका आप बिजनेस देख लो, जो उनका मैन्युफैक्चरिंग है उसको देख लो, उसके बैंक्स देख लो, उसका रियल एस्टेट, इट्स अ पॉन्जी स्कीम. एज लॉन्ग एज पैसा इज कमिंग, दे विल कीप गिविंग आउट. The day it runs out, it will be a problem. That's one part of the whole thing. China ka, the other problem is Xi Jinping and the way he has come to power. उसने जो वो था जियांग जमीन था, वो शंघाई क्लब का था. हु जिनताओ CCYL जो यूथ कम्युनिस्ट पार्टी का था, इसने आया तो हु जिनताओ के साथ था और दोनों को साफ करके, और हु जिनताओ को निकाल दिया, पब्लिकली निकाला उसने निकाल के खुद का अपना वो किया. He has no मतलब जब तक वो नहीं आया था तब तक CCYL and Shanghai Club had a balance, मतलब within the CCP. When he came, he actually broke that balance. He created something else. The day he goes, there is no backup. So China की अलग वो प्रॉब्लम है. India has always been a very very different country. तो अगर मैं इसको अगर आगे इसको बढ़ा के देखूं कि जिस तरीके से, इनफैक्ट मैं मैं पूरा हफ्ता मैं लगा रहा क्लॉड के साथ. मैं आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ. मैं मॉडल्स बना रहा था. मैं मॉडल्स ये बना रहा था कि एजुकेशन पॉलिसी है, राइट? And then we have export policy, then we have startup policy, then we have all the other kind of policy. अगर ये सारी policies अगर succeed हो जाती हैं और intertwined हैं एक दूसरे के साथ, right? अगर ये सारी policies एक साथ आगे बढ़ जाती हैं, then India का GDP और per capita in 2047 and 2060 क्या होगा? And अगर ये policies अगर drift करता है इंडिया, ये policies को नहीं करता, तो क्या होगा? अगर मतलब वो इंटरट्वाइन करके नहीं करता, और अगर एक पॉलिसी को बंद कर देते हो वो तो क्या होगा? अगर आप सारी पॉलिसीज को रिवर्स कर देते हो तो क्या होगा? तो आई केप्ट ऑन बिल्डिंग दैट मॉडल एंड आई केप्ट ऑन थ्रोइंग अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स टू इट.
अल्टीमेटली जो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आया, उसने कहा कि बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, मतलब बिटवीन ऑल पॉलिसीज आर वर्किंग एज designed versus the policies are reversed because the government has been thrown out, the difference in the GDP from now to 2060 will be $93 trillion. $93 trillion. एंड अगर आपको लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ ये अगर पहले तो मैं पढ़ा, मैंने कहा ये क्या बात है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा वो नंबर है. बट देन आई रिमाइंडेड माई सेल्फ कि उत्सव पटनायक ने भी एक स्टडी की थी कि अगर कॉलोनियलिज्म नहीं होती तो इंडिया की जीडीपी, उन्होंने ये किया था कि $45 ट्रिलियन वो लेकर गए. फिर ये किया कि अगर $45 ट्रिलियन ना लेके गए होते और अगर कॉलोनियलिज्म ना होती तो उसका अगर हम उसको वो करें, कंपाउंड करें at the rate, and India was around say 1/4 of the world's GDP, अगर उसको कंपाउंड करते रहे to by 2003 India की GDP would have been higher by $232 trillion. At that time US's entire GDP was $23 trillion. 10 times होता US का. And I'm just saying कि somebody has done this, that calculation. Maybe 93 नहीं होगा, maybe कुछ और होगा. But the point is the difference will be tremendous. Tremendous. और हम ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते कि क्या है यार. वो मैंने अपने उसमें कई बार मेंशन किया बिकॉज आई रियली लव दैट होल बुक. एक बुक है, ब्रुक्स एडम्स था, एक वो हिस्टोरियन था यहाँ पर लाइक यूएस में अराउंड 1800s में. ही वाज द ग्रैंडसन ऑफ जॉन क्विंसी एडम्स हु वाज द 6th प्रेसिडेंट एंड ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ जॉन एडम्स हु वाज द 2nd यूएस प्रेसिडेंट. तो उसने एक बुक लिखी थी लॉ ऑफ सिविलाइजेशन एंड डिके. तो उसने ये लिखा था लॉ ऑफ सिविलाइजेशन डिके में कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई और उससे बहुत सारा लूट यहाँ आया यूके में. कहता है कि अगर वो लूट जैसे आया उसके बाद एकदम there was a big injection of cash and credit expansion within the UK. Because of that, he says the innovation flourished. And उसने एग्जाम्पल उसने ऐसे किया था कि ये ऐसे जैसे सॉकेट होता है ना, सॉकेट में वो सॉकेट लगा हुआ है एक घर, वो पूरा घर वो सॉकेट से लगे हुए हैं, पूरे इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस लगे हुए हैं, पर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. तो क्या करोगे? कहता है कि मनी एंड क्रेडिट एक्सपेंशन ब्रिंग्स द इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज हाउ द इनोवेशन रियली हैपेंस. ऐसा नहीं था कि पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती, चाइनीज बहुत साल पहले से रखी थी, वो बनाई हुई थी, पर उसको इनोवेट करके जिस तरह से यूज किया गया वो अलग चीज थी. ऐसे ही स्टीम इंजन तो पहले भी यूज हो रहे थे, पहली बार यूज नहीं हुए वो जेम्स वॉट ने, वो हमें गलत पढ़ाया गया. उसने सिर्फ उसको इनोवेट करके ज्यादा एफिशिएंट कर दिया था. दैट इज व्हाट ही डिड. सो बेसिकली India's loot from just one battle actually started the industrial revolution in UK. Within a matter of 5 years, UK went ahead by 50 years from the rest of the Europe. Same चीज दोबारा हो सकती है. This is very interesting because मैं हमेशा से my whole theory of the deep state when I started, sir, मैंने स्टार्ट किया था एक सवाल से कि साहब आप 45 बोलते हो, I say 75, right? Total of $75 trillion were taken out, and the main question I ask is where is that money? Precisely. ठीक है. Precisely. That's where my study of the deep GDP state is started. $3 billion, $3 to $4 billion. बाकी कितने गया, कौन ले गया? So मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि वो गया कहाँ? And that's where my study of the deep state started, because that's where I realized, yeah, there is more than what we can see. ये जो दिखता है वो है नहीं, और जो दिखता नहीं है वो एक्चुअली है. That's when I said कि यार एक पावर स्ट्रक्चर है दुनिया के अंदर, उनके इन्वेस्टमेंट एजेंट्स हैं,
जो BlackRock, State Street, Vanguard, ये वो, they have become so powerful themselves. ये इन्वेस्टमेंट एजेंट्स अपने इन्वेस्टमेंट्स डाल के कहीं ना कहीं पूरा मैनिपुलेट करते हैं, चीजें मैनिपुलेट करते हैं. एंड मेटा, फेसबुक एंड ऑल दीज गाइस आर जस्ट बेसिकली टूल्स टू यूज टू गेट दैट, गेट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि आप उस जगह पे जाने के लिए आपको कुछ टूल चाहिए, प्रोपिगेशन चाहिए. पहले न्यूज़पेपर्स होते थे, आजकल फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या स्नैपचैट है या एक्स है या व्हाटएवर इट इज. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दुनिया का, इसके अंदर इंडिया इज नाउ ट्राइंग टू काइंड ऑफ फाइंड इट्स प्लेस एंड से कि भाई हम भी हैं यार, हेलो, लार्ज पॉपुलेशन है, हम भी हैं, हम भी बैठेंगे टेबल पे. वो आपको बैठना नहीं देना चाहते. दैट बिग टेबल इज देयर, दे डोंट वांट यू टू सिट देयर एट ऑल, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट इफ यू सिट देयर, आप ग्लोबल साउथ का पूरा लेके खड़े हो, आप ये सब चीजें खड़े हो, तो मोदी साहब पूरी जो पोजिशनिंग हुई है, if you take the global south, if you take the BRICS, if you take the first responder and this and that is a humanity first approach, जो actually UN को करना चाहिए. So he's taken the humanity first approach. That is an approach which is actually speaking, it is the same approach जो ये लोग use करते हैं, which is an emotive, emotional है वो, आप उसको मना नहीं कर सकते. Same way आप स्टूडेंट पे डंडे नहीं मार सकते, उसी तरह से मोदी साहब को आप मना नहीं कर सकते, because he's taking an approach which is humanitarian. So that's why they get irritated quite a bit कि यार साले को हटा नहीं सकते, इसके साथ खड़े नहीं हो सकते, because इसका दिमाग खराब करता है, ये सारा पता नहीं इधर-उधर की बातें करता है, which we don't want to hear. So that's where I find there is a disconnect. And वो हमेशा अब because आपका leverage बढ़ रहा है, तो then they have to start dealing with you. तो आपके साथ अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा बैठ जाते हैं, G7 में बुला लो, ये कर लो, humor him a little bit, sort of a thing. My moot question here, जिस तरह से अभी चीजें चल रही हैं दुनिया में, are we on the right path? Well, let me give a little bit of my thoughts on the deep state, right? I think it's actually a structure, hierarchy है. There is a tier 1 जिसको मैं कहता हूँ global elite, जिसमें dynasts और बाकी लोग आते हैं, Crown Council and Committee of 30 and all those 300 and all that. फिर उसके बाद tier 2 है जिसमें strategic think tanks होते हैं, Bilderberg, वो सब लोग जो होते हैं, मतलब forums होती हैं, करेक्ट. फिर उसके बाद ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, जैसे IMF है, WEF है, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, एंड उसके बाद नेशनल लेवल एक्टर्स आते हैं. फिर उसके बाद लोकल इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज और NGOs. तो अगर मैं नेशनल लेवल एक्टर्स को अगर देखूं, जैसे मैं ट्रम्प को अगर देखूं, तो ही इज एक्चुअली द tier 4, ही इज नॉट द रियल डीप स्टेट, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, you can, when I was actually writing this newsletter on deep state, I was quite shocked. मैंने एक ना वो फोरम होता है उनका Bilderberg, the interesting thing is Bilderberg के अंदर उसके हर साल के पार्टिसिपेंट्स और उनके जो टॉपिक्स होते हैं डिस्कशन, वो दोनों लिखे होते हैं. तो मैंने उसको ना ईयर बाय ईयर मैंने सारे पार्टिसिपेंट्स और उनके टॉपिक्स मैंने एक एक्सेल शीट पे डाले, और फिर मैंने देखना शुरू किया. तो टोनी ब्लेयर, बिल क्लिंटन, मैक्रॉन एंड वो जो उसकी थी जर्मनी की जो थी एंजेला मर्केल, तो ये सारे ना had come, were invited to Bilderberg just 1 year before they became the head of state. बिल क्लिंटन को कोई नहीं जानता था, यहाँ पर धेला नहीं जानता था. वो साला वो उससे वो छोटे से एक स्टेट से था, nobody gave a damn, right? But he became the president. And ऐसा नहीं है कि and the first time, I think the only time that I remember from my recollection कि India became one of the top 5 topics was a year before 2024, जो इस बार इलेक्शन हुई थी. 2019 में 24 में सर, both the times. अच्छा, दोनों टाइम, ओके.
मेरे को उसका याद नहीं था, पर इतना मेरे को याद था कि इस बार तो जरूर था. So it was very interesting how they actually did it. So the way I see it is that there are many challenges to that deep state, but there is a मेरे को जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कर रही है ना इस समय, वो ये है कि यूएस ने, अगर मैं हम डी डॉलराइजेशन और यूएस के पतन की और वो सब हम बातें करते हैं, हम ये भी बात करते हैं कि कैसे यूएस की इकॉनमी सस्टेनेबल नहीं है, वो गिर जाएगी, वो सब चीज़ें. पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो यूएस का जो अटैक है ऑन वेनेजुला भी हुआ है और ईरान भी हुआ है. इवन दो चाइना अपने शिप्स निकाल सकता था वो हॉर्मुज से, बट उसके जो रिफाइनरीज हैं वहां पर अटैक हुआ. तो इसका मतलब उसके ऑयल एंड गैस के जो सोर्स हैं उस पर अटैक हुआ है. अगर ये अटैक अगर यूएस के ऑयल एंड गैस के सोर्स पे हुआ होता ना, उन्होंने वो बाजा बजा देना था दुनिया का. इन्होंने कुछ नहीं किया. फिर उसके बाद मॉस्को के अंदर उनके ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक हुआ है, उनके वो बिल्कुल मेन एरियाज में अटैक हुआ है, क्रेमलिन के आसपास हुए हैं अटैक्स विद ड्रोन्स, और रशिया ने कुछ नहीं किया. So the way I look at it is there are only two options. There are only two, things that I see, two eventualities, right? या तो वो कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं जिसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, या उनमें दम ही नहीं है, या वो कर ही नहीं सकते, राइट? और कोई और ऑप्शन नहीं है ना. Why aren't they actually doing anything? How is it that Putin के घर तक उनका ड्रोन आ गया यूक्रेन का और उसने धेला नहीं किया? वो हाउ डू यू स्क्वेयर इट? उसके पास ओरिशनिक है, उसके पास वो सेटन वो जो भी मिसाइल है वो है, उसके बाद इतने मिसाइल्स हैं और वो उसने फिर भी कुछ नहीं किया. तो या तो वो कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है जिसके बारे में हमें समझ नहीं है, या वो कुछ कर ही नहीं सकता. और सेम गोज फॉर बोथ चाइना एंड रशिया. एंड आई डोंट नो व्हाट द आंसर इज. मेरे को नहीं पता इसका सही आंसर क्या है दोनों में से. वो हमें शायद अगले 4-5 महीने या 1-2 साल में समझ में आएगा. बट जो भी आंसर है, दैट विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज व्हाट आई कैन से. That is there, sir. I agree. And India is also following the same path. Attack when you know you're going to win. There is no point attacking something when you know you're not ready for it. Right. So a lot of people say कि भाई Trump से पंगे करो, ये करो, वो करो. I always say no. Yeah. See, even when Operation Sindoor happened, मुझे याद है कि मैंने जब वो शुरू हुआ था ना ऑपरेशन सिंदूर, तब भी मैंने अपनी न्यूज़लेटर में ये लिखा था कि India's best bet is to have a very short term करो अब बाहर आ जाओ, do something and come out. Don't stay there. If you stay there, और कई लोग बोलते हैं बांग्लादेश को टारगेट, मैं आया लाइक तुम पागल हो. मतलब पाकिस्तान चाइना का प्रॉक्सी है, बांग्लादेश पाकिस्तान का प्रॉक्सी है. यू वांट टू फाइट अ प्रॉक्सी ऑफ अ प्रॉक्सी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मतलब अगर लड़ना है तो उसको कोवर्टली वो करो ना, तुम उसको अटैक थोड़ी करोगे. पागल हो गया? So I think you are right. I mean, we have to choose our battles. Everyone has to choose their battles. Which battles you choose decides your future. Yeah. Thanks, sir. This is a very, very, very good conversation, and I hope हमारी जो audience इसको देखेगी, they must understand जो game है, it's at a much larger level than CJP, PJP or whatever it is. Right. जब आप डिसीजन लेते हो एंड ये चीज मैं बहुत बोलता रहता हूँ, मेरे को लोग अंधभक्त बोलते हैं, बट आई ऑलवेज से दिस, व्हेन पीपल टेक डिसीजंस, इट्स नॉट अबाउट जस्ट दैट डिसीजन, इट्स अबाउट हाउ दैट डिसीजन इंटरैक्ट्स एंड रिएक्ट्स विद द लार्जर गेम दैट यू आर ट्राइंग टू प्ले. राइट. ठीक है, तो एक आधी जगह में अगर आपको थोड़ा इधर-उधर करना पड़े, जस्ट डू इट एंड मूव ऑन. जस्ट मूव ऑन. इट डजंट रियली मैटर in the larger scope of things. Because these things will only get remembered when you do that sort of a thing again. Like farmers protest CAA will only get remembered when there's a CJP. Otherwise, nobody remembers it. Right? So it's not there in the larger scheme of things. So that's how it goes.
Thank you, sir. This was a very, very wonderful, great conversation, and Thank I you think so we should much. catch up much, much more often. क्योंकि इस Sure. तरह की बातें देश में कोई करता नहीं है सर. Thanks. Thank you so much. Thank you, It was sir. great, great experience. मेरे को बहुत मजा आया बात करके. Thank you, sir. And to the audience, please like, subscribe, and share this with your friends and families. And of course, let me know in the comments what you guys think. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.